for next question. May have a unique solution second may have infinitely many solutions third may have no solution fourth will have unique solution will have infinitely many solutions will have no solution. बताओ क्या कहते हो? बताओ नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या है? नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम में क्या दिया हुआ है हमें? देखो n क्या दिया हुआ है? लेस देन m। बहुत सही। इसका मतलब इनमें से छोटा कौन सा है? तो मिनिमम कौन सा हो गया इनमें से? मिनिमम ऑफ n और m कौन सा हो गया? n। तो रैंक ऑफ a क्या होता है? दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ n एंड m। इसका मतलब रैंक ऑफ a क्या है? लेस देन इक्वल टू n। ठीक है। ऑब्वियसली हम क्या देखेंगे यहाँ पे? रैंक ऑफ a जो है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू n। तो अगर रैंक ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n, रैंक ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू रैंक ऑफ। अच्छा पहले देखो जरा ये किस तरह का केस बनेगा। देखो एक चीज है ना कि रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल हो सकता है क्योंकि बी क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है। बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसा हो सकता है सपोज ये रैंक है, ये नॉन जीरो रोज हैं इसके सपोज किलोन फॉर्म के, और ये इस तरह से है। किस तरह से है? सपोज वन, आपको दिखाता हूं। सपोज ये मेरे पास ए है 1 2 3 0 1 2 0 0 1। ये क्योंकि ये नॉन जीरो है ना, ये क्या है? नॉन जीरो। इसका मतलब ये ऐसे हो सकता है, सपोज ऐसे हो 0 1 2 0 1 2। यहाँ ये कैसा हो सकता है? ये मतलब ये नॉन जीरो है तो इसमें कम से कम एक क्या होगा आपका? नॉन जीरो होगा। मतलब ये वाला केस नहीं होगा। कौन सा केस? ये वाला केस नहीं होगा। b इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनमें से कोई ना कोई एक क्या होगा आपका? नॉन जीरो होगा। ठीक है। तो इस केस में देखो क्या हो सकता है, क्योंकि रैंक ऑफ ए जो है वो क्या है? रैंक ऑफ ए क्या है हमारे पास? लेस देन इक्वल टू n। तो इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे
जैसे मान लो अगर ये रैंक ऑफ ए क्या है आपका लेस देन इक्वल टू 3, मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 0 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो नॉन जीरो रो इसके और इसके नॉन जीरो रो है, इसका नॉन जीरो रो, इसका नॉन जीरो रो, इसका नॉन जीरो रो और इसका नॉन जीरो रो है। तो मतलब ये वाली कंडीशन भी हो सकती है आपकी, कौन सी? लेकिन जब रैंक ऑफ ए क्या होगा आपका एग्जैक्टली इक्वल टू एन के होगा, तो उस केस में आपके पास सिस्टम क्या हो सकता है? कॉन्सिस्टेंट हो सकता है। रैंक ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल। लेकिन हमें बताया है कि लेस देन एन भी हो सकता है, लेस देन एन भी हो सकता है। तो अगर लेस देन एन है, मान ली यहाँ पे 2 हो गया, और क्योंकि बी क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो हो सकता है वो नॉन जीरो कहाँ पे आ जाए? यहाँ पे। तो इस केस में देखो क्या हो गया, जब रैंक ऑफ ए लेस देन एन होगा तो इसका जो जीरो रो है वो इसका क्या बन गया? नॉन जीरो रो। तो ये वाला कौन सा केस हो गया? इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। इसका मतलब ये चीज हो गई कि ऐसा हो सकता है कि इसका नो सॉल्यूशन भी होगा। इतना क्लियर है? पहले हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम को देखते हैं। जब रैंक ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन एन होगा तो उस केस में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम उस जीरो रो के कारस्पॉन्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म्स की मैट्रिक्स है उसका वो एलिमेंट नॉन जीरो कहाँ पे लेंगे? जीरो रो के साथ में। तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल नहीं होगा। तो उस केस में मे हैव ए नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रैंक ऑफ ए क्या है? क्योंकि एन आपका लेस देन एम है और रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन है। यदि रैंक आपका लेस देन एन होता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि नो सॉल्यूशन वाला केस भी हो सकता है। तो मे हैव नो सॉल्यूशन, विल हैव नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। विल हैव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये इक्वल टू एन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? यहाँ पे आपका नॉन जीरो आ जाता। तो तब क्या ये नो सॉल्यूशन वाला केस हो सकता था? तब तो नहीं हो सकता था। तब आपका रैंक ऑफ जितना ए होता उतना ही रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी हो जाता। ठीक है, तो उस केस में तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए विल कहना भी गलत है, विल हैव ए नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर रैंक एन हो जाए। और ये कहना सही है कि मे हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये कहना कि होगा ही होगा नो सॉल्यूशन, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि विल का मतलब ये होता है कि उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो विल हैव नो सॉल्यूशन गलत हो गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा, ऐसा भी होगा कि वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये देखा रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन वाला केस, इसमें आपका कॉन्सिस्टेंट सिस्टम था तो नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं बनता था। तो मे हैव ठीक है, हो सकता है कि अगर रैंक ऑफ ए लेस देन एन हो तो मे हैव नो सॉल्यूशन। तो मे हैव नो सॉल्यूशन से विल हैव नो सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब देखो, अब हम कॉन्सिस्टेंट सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है? अब हम ये मान के चलेंगे कि रैंक ऑफ ए क्या है? दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। अब हमारे पास ये क्या है? लेस देन इक्वल टू एन। अगर इक्वल टू एन होगा इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो मे हैव यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर लेस देन एन, सॉरी इक्वल टू एन है, लेकिन लेस देन एन भी तो है। तो लेस देन एन में क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। तो विल हैव यूनिक सॉल्यूशन तब कहते हैं हम अगर ये इक्वल टू क्या होता है एग्जैक्टली एन के। बट ये क्या है? ये इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है ना। तो मे हैव यूनिक सॉल्यूशन सही है, बट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? गलत। और अब लेस देन एन वाली पॉसिबिलिटी भी है, लेस देन एन वाली पॉसिबिलिटी भी है। तो मे हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, बट विल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाला क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसमें इक्वल टू एन वाली भी तो है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस।